वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अब हम लास्ट में अपना बायोलॉजी का सेक्शन कवर कर रहे हैं। इससे पहले बायोलॉजी की क्लास में हमने पढ़ा था सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पूरा डिटेल से इसको अच्छे से समझेंगे ताकि जो ये टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स क्या होते हैं। देखिए, आपने सुना है दही में बैक्टीरिया होता है, तो क्या आप उनको देख पाते हैं? नहीं। तो ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बिना यंत्र की सहायता से। और ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव आपके सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये अनेक पदार्थों में, मिट्टी, पानी में छोटे छोटे रूप में उपस्थित होते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको यंत्र की सहायता के बिना नहीं देख सकते। एग्जाम्पल के बिना जो ब्रेड पर लगने वाला कवक होता है, फंगस होता है, अगर आपको उसको देखना है तो उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। और कुछ अन्य प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अब देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 वे में उनको क्लासीफाई किया गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इंग्लिश में बात करूँ, बैक्टीरिया, फंगी, आपका प्रोटोजोआ और एल्गी हो गया। याद रखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। और इंग्लिश में होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब देखिए, जो वायरस होते हैं, विषाणु भी होते हैं, लेकिन उनको, वो भी एक तरह के हमारे सूक्ष्म जीवी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उनको अन्य सूक्ष्म जीवों से जो ऊपर 4 वर्ग क्लासीफाई किए हैं उनसे अलग रखा गया है। क्यों अलग रखा गया है? क्योंकि जो ऊपर वाले क्लासिफिकेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, ये या तो सिंगल सेल होंगे, इनमें एक कोशिका होगी, या इनमें बहु कोशिका होती हैं, या ये मल्टी सेल्ड होते हैं। जबकि जो वायरस, विषाणु होते हैं, वो आपके अकोशिकीय होते हैं, इनमें कोई कोशिका नहीं होती। यही कारण है इनका क्योर नहीं मिलता। जैसे आपको नॉर्मली जो खांसी जुकाम होते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर ऐसे दवाई नहीं होती, वो नॉर्मली अपने आप ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। अब जो खसरा होती है, चिकन पॉक्स होती है, उसका कोई क्योर नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं है। 7-8 दिन तक आप ऐसे ही रहते हैं कमरे में और थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है। इसका मतलब जो वायरस होते हैं वो तभी जीवित रह सकते हैं जब उनको किसी दूसरे सजीव का कांटेक्ट मिले। उनका खुद से कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वो कोशिकीय हैं ही नहीं, अकोशिकीय होते हैं। उनको जीवित रहने के लिए किसी दूसरे सजीव की आवश्यकता होती है, तभी वो आगे फैलते हैं। वरना वो एक ही स्थान पर जहाँ रहते हैं कुछ समय बाद सुषुप्त हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, उसमें भी यही कहा जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन को कुछ समय के लिए अपने आप को अकेला करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो विषाणु होते हैं वो कुछ समय बाद अपने आप सुषुप्त हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी से दूसरे सजीवों में फैलते हैं। इसलिए ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर ज़्यादा आते हैं, जो हमारे विषाणु होते हैं। अब देखिए, ये हमारे परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इनका खुद से तो कोई कोशिका नहीं है, लेकिन रिप्रोड्यूस करने के लिए, गुणन करने के लिए ये दूसरे जीवाणु, बैक्टीरिया, पौधे, प्लांट और हमारी जंतु कोशिका जो होती हैं, एनिमल सेल, जंतु के अंदर आपके सारा जाएगा, एनिमल, ह्यूमन, तो उन दोनों के सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, वहीं अपना बढ़ते हैं आगे और वहीं पर सुषुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अगर इन्हें दूसरे सजीव का कांटेक्ट नहीं मिले। अब जैसे जो हमारे सामान्य रोग होते हैं, जुकाम, फ्लू, खांसी, ये सब विषाणु है। पूछा जाए इनमें कौन सा सूक्ष्म जीव है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सभी में विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं। और जो कुछ विशेष रोग होते हैं, जैसे पोलियो और खसरा, खसरा होता है आपका चिकन पॉक्स, ये भी आपके वायरस से ही होते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, पोलियो और खसरा कौन से सूक्ष्म जीव, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं? आपके विषाणु से होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपका अतिसार होता है, मलेरिया होता है, डायसेंट्री होता है, आपका डायरिया के साथ जब आपको ब्लड आता है तो वो आपका अतिसार होता है। मलेरिया जो होता है वो मच्छर से हो जाता है। ठीक है। तो ये हमें कौन से सूक्ष्म जीव से होते हैं? ये हमें प्रोटोजोआ से होते हैं। याद रखिए, प्रोटोजोआ से। अगर मैं टाइफाइड और क्षय रोग की बात करूँ, क्षय रोग होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये हमें जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि टाइफाइड कौन से सूक्ष्म जीव से होता
होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है। ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डायग्राम में कुछ बताए गए हैं कि किस प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है। जैसे स्पाइरल जीवाणु है, स्पाइरल बैक्टीरिया है, ये रॉड लाइक बैक्टीरिया है। यहाँ पर कुछ शैवाल बताए गए हैं, एल्गी की फोटो दिखाई गई है, जैसे स्पायरोगायरा है ये आपका एक प्रकार का एल्गी है। और ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ में दो आते हैं आपके, अमीबा और पैरामीशियम। और याद रखिए, जो प्रोटोजोआ होते हैं ये हमेशा सिंगल सेल होते हैं, ये मल्टी सेल नहीं होते। अमीबा और पैरामीशियम इसी के अंदर आते हैं, आपके प्रोटोजोआ के अंदर। अब फंगस के, कवक के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, जैसे राइजोपस होता है, ये ब्रेड मोल्ड के अंदर होता है, तो इसकी शेप दिखाइए किस तरह का ये होता है। ठीक है, एस्परजिलस होता है, ये भी एक आपका फंगस होता है, एक फंगी होता है इस तरह का। और जो वायरस होते हैं, जो आपके विषाणु होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर मैं बात करूं, जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कहाँ रहते हैं। सबसे पहले रहने से पहले हमें समझना होगा, वायरस को अभी हम थोड़ी देर के अलग कर देते हैं, क्योंकि इसको अलग कैटेगरी में रखा गया था हमारे वायरस विषाणु को। देखिए, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, या तो ये एक कोश के होंगे, सिंगल सेल होगा, इनमें एक कोशिका होगी। जैसे आपका जीवाणु आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, आपके एल्गी आ जाएंगे, शैवाल आ जाएंगे और प्रोटोजोआ आ जाएंगे। प्रोटोजोआ तो मैंने बता दिया सिंगल सेल ही होता है। कुछ हमारे बहुकोश के भी होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। जैसे शैवाल, आपका शैवाल हो गया और कवक हो गया। शैवाल आपका एल्गी हो गया, कवक आपका फंगी हो गया। तो याद रखिए, इसमें आपका प्रोटोजोआ नहीं आते, प्रोटोजोआ आपके सिंगल सेल ही होते हैं। अब देखिए, इनको रहने के लिए ये गर्मी में भी रह सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ठंड में भी अपने आप को ढाल सकते हैं। तो ये हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। आपके सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये आपके डेजर्ट में, मरुस्थल में भी पाए जा सकते हैं, दलदल इलाके में भी पाए जा सकते हैं। ये मनुष्य सहित जितने भी जंतु होते हैं, उन सभी के अंदर पाए जाते हैं। हमारे अंदर भी लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, ये भी हम आगे देखे हैं। लेकिन ये अलग अलग जगह, हर प्रकार से हर जगह पाए जाते हैं और हर तरह की परिस्थिति में रह सकते हैं। अब देखिए, जो हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दूसरे सजीवों पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करूं, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मृत जीवों को खाते हैं, इसका मतलब वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जबकि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो स्वतंत्र रूप में ही पाए जाते हैं, ऐसे ही हवा में घूमते रहते हैं या कहीं भी मिल सकते हैं। जैसे अमीबा एक ऐसा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अकेले रह सकता है और ये सिंगल सेल होता है। जबकि जो कवक होता है, फंगी होती है, और जो आपका बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो पूछा जा सकता है, अमीबा एक अकेला ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेला भी रह सकता है। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए, तो इसमें कुछ लाभदायक होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे लिए और जीवों के लिए रोग का कारक होते हैं। इसका मतलब हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे जो हमारे लिए लाभदायक हैं, मित्र की तरह कार्य करते हैं और हम उनको अनेक प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे दही, ब्रेड और केक बनाने में हम उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनाते हैं, जिससे जो बैटर होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, और हम इनका उपयोग जो होता है, बहुत सारी अल्कोहल बनाने में भी इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, कि जो बहुत से हमारे कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, जैसे छिलके हो गए, जंतुओं का अवशेष, जैसे बहुत से जंतु जो हैं वो मर जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनका अपघटन करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद करते हैं। बहुत सी औषधियों में, बहुत सी दवाइयों में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। और ये जो हमारी कृषि होती है, कल्टीवेशन होता है, वहाँ पर भी मृदा की जो फर्टिलिटी है, जो हमारी सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी, उसकी उर्वरता को बढ़ाने में मदद करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। हमने पहले पढ़ा था, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी कृषि की जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है, उसको बढ़ाता है। तो वहाँ पर बैक्टीरिया काम कर रहा है, राइजोबियम। तो ये सारी चीज़ों में, औषधि में इनका प्रयोग होता है। अब देखिए, जो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, वो दूध को दही में परिवर्तित करने में मदद करता है। अब देखिए, जो ईस्ट होता है, वो तीव्रता से जनन करता
करता है और श्वसन के दौरान क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है। और यही जो गैस के बुलबुले होते हैं, जो हमारा हम बैटर बनाते हैं, डो बनाते हैं, खमीर बनाते हैं, उसमें जो मैदा होती है उसके आयतन को बढ़ा देते हैं। और यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग का आधार होते हैं, जिनमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाए जाते हैं। तो पूछ सकता है ईस्ट का पाउडर वहाँ पर मिलाया जाता है, उससे क्या होता है, जो डो होता है, खमीर होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, जो हमारी मैदा है। और उन सब में ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि में भी हमारे बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, हमारे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो जौ, चावल, गेहूँ, फलों होते हैं, उनके जो रस होते हैं और जो उनमें जो प्रेजेंट हमारी नेचुरल शुगर होती है, उसके द्वारा हम अल्कोहल या शराब बनाते हैं। उनके उत्पादन में भी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मदद करते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, आप पानी लेंगे एक बीकर में, उसमें क्या होगा, पानी में 3 से 4 चम्मच आप चीनी डालिए, फिर उसमें आधा चम्मच ईस्ट का पाउडर डाल दीजिए और उसको थोड़ी देर गर्म करिए। आप देखेंगे वो किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा। उसमें अल्कोहल जैसी स्मेल आने लगेगी। और ये जो चीनी से अल्कोहल का परिवर्तन होता है, यही पूरी प्रक्रिया आपकी किंडन कहलाती है या फर्मेंटेशन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछ सकता है एग्जाम में, किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है। जब चीनी से अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं हम एक सब्सटेंस को, तो वही आपका फर्मेंटेशन होता है। दूध से दही भी आपका किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है। और ये जो किण्वन है, फर्मेंटेशन है, इसकी खोज आपकी 1957 में लुई पास्चर ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, याद रखिए। फर्मेंटेशन की खोज किसने की, लुई पास्चर। देखिए, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका उपयोग हम औषधि में करते हैं। जैसे डॉक्टर बीमार पड़ने पर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, और उस औषधि का जो स्रोत होता है वो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। ये क्या करते हैं, बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। और इस तरह की औषधि ही आपकी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे हमारे एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक के अंदर ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया या जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। अब देखिए, पशु आहार जो हमारा पोल्ट्री होता है, बहुत से आहारों में भी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को मिलाया जाता है, ताकि क्या हो, जो पशुओं के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि होती है, उनका संचरण होता है, उनको रोका जा सके। पौधों के रोगों के नियंत्रण में भी हम बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन जो है वो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना हुआ है। उन्होंने देखा कि जो फफूंद होती है वो जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, तो फफूंद यहाँ पर एक हमारे लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह कार्य करता है, और ये अन्य प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणुओं की वृद्धि रोकता है। और इसी तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद की सहायता से पेनिसिलिन का आविष्कार किया। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फफूंद की सहायता से उन्होंने देखा कि किस तरह से दूसरे जीवाणुओं को उसने नष्ट कर। उसके बाद आता है वैक्सीन, टीका। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कार्य करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, जो क्या करते हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव, जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स हैं, जब वो हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है, और वो जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स हैं उनसे लड़ती है, और इस प्रकार हमारे अंदर रोग नहीं होते। लेकिन अगर हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में कोई भी जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, हमें बीमार बनाते हैं, वो सारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी भी प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करती है, और ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये हमारी बॉडी को बचाते हैं, किससे, बीमारियों से। शरीर की कोशिकाएं लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं, और ये जो रोग कारक होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। और ये जो प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये हमारे शरीर की हमेशा रक्षा करते हैं। इसी प्रकार टीका, वैक्सीन भी कार्य करता है, जिनके अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, ताकि फर्दर अगर उनसे रिलेटेड कोई डिजीज़ अगर हमारी बॉडी में प्रवेश करना चाहे तो वो प्रवेश कर ना पाए, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ की तरह काम करेंगे, हमारी बॉडी के जो डिजीज़ आने वाली है उससे लड़ेंगे और हमारी बॉडी को बचाएंगे बीमारियों से। तो टीका भी कुछ, वैक्सीन भी कुछ इसी तरह से कार्य करते हैं। जैसे हैज़ा है, कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, चेचक है, स्मॉल पॉक्स है,
हेपेटाइटिस के इंजेक्शन बच्चों को बचपन में दिए जाते हैं। इन सब बीमारियों से हमेशा के लिए बचने के लिए बचपन में ही बच्चों को इंजेक्शन दिए जाते हैं, टीके उनके लगाए जाते हैं, ताकि फर्दर कभी भी ये बीमारियों से रिलेटेड जितने भी वायरस या बैक्टीरिया हैं अगर उनकी बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करें तो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उनसे लड़ें और उनको बॉडी के अंदर ना आने दें। देखिए एडवर्ड जेनर हैं जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की खोज की, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की। क्वेश्चन बनेगा इस तरह से मैचिंग कर कर आते हैं, पूछेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे हैं, पेनिसिलिन से हो जाएंगे। एडवर्ड जेनर किससे होंगे, याद रखिए इन्होंने चेचक की खोज की, चेचक के टीके की, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की इन्होंने ही खोज की। तो समझ में आया किस तरह से वैक्सीन और टीके हमारी बॉडी को जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे बचाती हैं। अब देखिए मिट्टी की उर्वरता, जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है उसमें भी हमारे सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं, ये तो हमने देखा ही था। जो बैक्टीरिया होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, नीले हरे शैवाल होंगे, एल्गी होंगे, ये क्या करते हैं, जो वायु की नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। और उसमें क्या करते हैं, ये मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकती, तो ये बैक्टीरिया मिट्टी को वायु की जो नाइट्रोजन है उसको प्रदान करते हैं और इस तरह से मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो भी बढ़ जाती है। एनवायरमेंटल क्लीनिंग में तो हमने देख ही लिया था कि कैसे जो पेड़ पौधों का कचरा होता है उनका जो अपघटन करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो मरे हुए जीवो होते हैं उनका भी अपघटन करते हैं, उनका भी डिकम्पोज करते हैं, और इस तरह से हमारे पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी सहायता करते हैं। देखिए अब हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव देखेंगे जो हमारे सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। देखिए बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनेक प्रकार से हानिकारक भी होते हैं, और बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रोग उत्पन्न करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके रोगाणु, रोगजनक या पैथोजेंस कहलाते हैं। देखिए सजीवों लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रोग उत्पन्न करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके याद रखिए पैथोजेंस कहलाते हैं। और मनुष्य के अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, सांस के द्वारा भी शरीर में प्रवेश करते हैं। और इसके अलावा ये एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य के अंदर भी प्रवेश करते हैं, और ऐसे ही डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। देखिए जब सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी रोगी व्यक्ति से संक्रमित होकर स्वस्थ व्यक्ति में जल, वायु, भोजन या कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं तो वो आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से जब किसी स्वस्थ व्यक्ति में भोजन, जल या फिजिकल कॉन्टैक्ट के माध्यम से कोई डिजीज़ फैलता है तो वो आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। जैसे हैज़ा हो गया, कोलेरा हो गया जिसको बोलते हैं, सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारे के सारे रोग क्या होते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन की तरफ भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। एक तो डायरेक्ट आप पानी वानी लेंगे, जल वगैरह, एयर के माध्यम से भी बहुत से सूक्ष्म जीव आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, एक दूसरे व्यक्ति से भी प्रवेश कर सकते हैं। और एक जो कुछ जीव जंतु और कीट होते हैं वो भी आपके लिए रोग वाहक का कार्य करते हैं, एक्ट एज एन कैरियर ऑफ डिजीज़, क्योंकि उनमें भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। जैसे मक्खी हो गया, मादा एनोफिलीज मच्छर हो गया, मच्छर प्लाज्मोडियम हो गया, ये हमारा मलेरिया का परजीवी वाहक होता है, ठीक है, ये प्रोटोजोआ होता है, उसके अंदर ये हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। मादा एडीज मच्छर जो होता है वो डेंगू के वायरस का वाहक होता है। ये क्या करता है, डेंगू का वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, इससे व्यक्ति जो होता है उसको डेंगू हो जाता है। तो इस तरह से बहुत से जंतु भी क्या करते हैं, रोग वाहक का कार्य करते हैं। याद रखिए मादा एडीज जो होती है वो डेंगू के लिए होती है, और एनाफ्लीज मच्छर या प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारा मलेरिया के लिए होता है। मलेरिया और डेंगू दोनों होते तो मच्छर से हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कैटेगरी के मच्छर से होते हैं। एक प्रोटोजोआ होता है और एक वायरस होता है आपका। अब देखिए एनसीईआरटी में एक टेबल दी है जिसमें बताया गया है कि मनुष्य में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे किस तरह के रोग होते हैं। देखिए 6 रोग जो होता है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है जो हमें बैक्टीरिया से होता है और ये वायु के माध्यम से होता है। खसरा जिसे हम मीजल्स बोलते हैं ये वायरस होता है। चिकन पॉक्स, पोलियो मैंने बताया था जिनका क्योर नहीं होता, जो आसानी से एक से दूसरे में फैल जाते हैं, ज़्यादातर वो वायरस के माध्यम से होते हैं। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो ये सारे के सारे वायरस से होते हैं, या तो ये वायु से होंगे, जल से होंगे, या ये सीधे संपर्क से होंगे।
अब इनका बचाव कैसे होगा? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है दूसरे व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, ठीक है। उनको पूरा उनका सामान अलग रखा जाता है और उचित समय पे उन्हें टीकाकरण दिया जाता है। जबकि जो हैज़ा होता है, कोलेरा होता है, ये भी फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे में, ये भी जीवाणु से होता है। और या तो ये जल से होगा, ये भोजन से होगा, या तो हम दूषित जल पिएंगे या गंदा खाना खा लेंगे। टाइफाइड होता है, ये भी जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, और ये भी जल के माध्यम से होता है जब हम दूषित जल को पी लेते हैं। इसके लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। भोजन और वो सब जो होता है खाना वगैरह, उस सबको अच्छे से ढक के रखना चाहिए ताकि हम हैज़ा या टाइफाइड जैसी बीमारी ना हो जो कि जीवाणुओं से होती है। हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस से होती है, ठीक है, और ये जल के माध्यम से होती है, इसलिए हमें उबले हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए। मलेरिया जो है मैंने बताया वो प्रोटोजोआ से होता है और मच्छर के माध्यम से होता है, जबकि डेंगू जो होता है वो आपका वायरस के थ्रू होता है और वो भी होता मच्छर से ही है। तो हमें मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए, मच्छर लगाने वाले रसायनों का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब आप ध्यान रखिए इस टेबल को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछेगा मलेरिया में कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, तो प्रोटोजोआ होता है। अब डेंगू में कौन सा होता है? वायरस होता है। हेपेटाइटिस में वायरस है, पोलियो, चिकन पॉक्स, खसरा में वायरस है, टाइफाइड में जीवाणु है, और ठीक है ट्यूबरक्लोसिस में जीवाणु है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखिए जंतुओं में भी रोग कारक जीवाणु होते हैं, उनमें भी डिजीज़ कैरिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। रॉबर्ट कॉच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था, जो गाय वगैरह में हो जाता था। तो वो किस जीवाणु से, किस बैक्टीरिया से होता था? बैसिलस एंथ्रेसिस। याद रखिए बैसिलस एंथ्रेसिस, और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉच ने की थी। देखिए जंतुओं में भी हमने देख लिया कि रोग कारक जीवाणु होते हैं। पौधों के लिए भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हानिकारक होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए जो नींबू कैंकर होता है, नींबू के अंदर वो जीवाणु से हो जाता है और वो वायु के माध्यम से उसमें हो जाता है। याद रखिए पूछ सकता है, नींबू में नींबू कैंकर जो होता है वो जीवाणु से होता है। अब गेहूं में जो रस्ट हो जाती है वो कवक के माध्यम से होती है, फंगी के माध्यम से होती है, और उसके जो संचरण का, फैलने का तरीका होता है वो या तो वायु होता है या बीज होता है। अब जैसे भिंडी की पीत होती है, ये वायरस से होती है और ये कीट के माध्यम से संचरण करती है। तो तीनों को याद रखना है, नींबू कैंकर जीवाणु से होता है, गेहूं की रस्ट जो है वो आपकी कवक होती है, और भिंडी की जो पीत होती है वो वायरस से होती है, वायरस नामक सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, और संचरण के तरीके हैं वायु या बीज या फिर कीट। देखिए अब हम देखेंगे कि कैसे भोजन में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, भोजन को ख़राब कर देते हैं। तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। देखिए नमक और जो हमारा खाद्य तेल होता है, एडिबल ऑयल होता है, इनका उपयोग हम इसलिए ही करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वृद्धि को रोका जाए। जैसे अचार में हम मसाले, नमक और तेल वगैरह इसलिए डालते हैं ताकि वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को रोकता है। और जब ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जैसे नमक, तेल, तो यही हमारे परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फर सामान्य परिरक्षक प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करते हैं। CTET में इस पॉइंट से क्वेश्चन बना है, तो याद रखिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फर ये हमारे परिरक्षक प्रिजर्वेटिव की तरह ही कार्य करते हैं। देखिए जीवाणु की वृद्धि, बैक्टीरिया की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली पर सूखे नमक से उसको ढक देते हैं, वो भी एक प्रिजर्वर की तरह काम करता है। देखिए चीनी भी एक प्रिजर्वर, परिरक्षक की तरह कार्य करती है। इसका उपयोग जैम, जेली, स्क्विज आदि में किया जाता है, जिससे क्या होता है, खाद्य पदार्थों की जो नमी है वो कम हो जाती है और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। सिरके और तेल का उपयोग भी अचार को स्पॉइलेज होने से बचाने में किया जाता है। देखिए भोजन को ठंडा भी करा जाता है और गर्म भी करा जाता है कभी कभी, ताकि जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वृद्धि से उसको बचाया जा सके। देखिए जो पाश्चीकृत दूध होता है, पेस्चराइज जो हमारा मिल्क होता है, उसको हम बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। आपने देखा होगा, आप जो नॉर्मल दूध लाते हैं उसको उबालना पड़ता है। क्यों उबालते हैं? ताकि जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वृद्धि ना कर सकें, बढ़ ना सकें। लेकिन जो पेस्चराइज मिल्क होता है, जो हमारे अंदर पैकेट का मिल्क आता है, उसको हम बिना उबाले भी पी सकते हैं क्योंकि वो पेस्चराइज मिल्क है और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, वो उससे मुक्त है। तो अब ये पेस्चराइज मिल्क होता क्या है? देखिए, जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करा जाता है और फिर उसको ऐसे ही ठंडा कर लिया जाता है, तो यही प्रक्रिया आपकी पेस्चराइजेशन कहलाती है या पाश्चीकरण कहलाती है। और इसकी खोज की थी लुईस पाश्चर ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, पेस्चराइजेशन की खोज किसने की? लुईस पाश्चर ने। और करना क्या होता है? 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए हम दूध को गर्म करते हैं, जिससे उसके अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और यही प्रक्रिया आपकी पाश्चीकरण या पेस्चराइजेशन कहलाती है। तो समझ में आया कैसे सोडियम बेंजोएट, कैसे चीनी का परिरक्षक, सिरका और ये जो होता है नमक, ये सारे के सारे प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करते हैं। और पेस्चराइजेशन क्या होता है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब हम देखेंगे एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, जो जंतु और पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। जो हमारे वायु में 78% नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते। वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। और वो कैसे कन्वर्ट होती है? वो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से ही कन्वर्ट होती है। देखिए, जब वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रोजन के कंपाउंड में परिवर्तित हो जाती है, तो यही प्रक्रिया आपकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। जब नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल जाती है उसके यौगिक में। जब नाइट्रोजन का एक यौगिक होता है आपका अमोनिया NH3, व्हेन नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया NH3, तो ये भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। ठीक है। देखिए, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये लेग्यूम पौधा होता है, दलहन पौधा होता है, जो सेम, मटर आदि जैसी दलहन फलों में पाया जाता है। और ये उनकी जड़ों में उपस्थित रहता है। और ये क्या करता है? जो वायु में नाइट्रोजन होता है उसका मिट्टी में स्थिरीकरण कर देता है, उसको उसके यौगिक में बदल देता है। और इस प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो उस यौगिक को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और प्रोटीन और अन्य कार्य में उसका उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए, जो तंडित विद्युत होती है, लाइटनिंग होती है, वो भी स्थिरीकरण में सहायता करती है। देखिए, हमारे वायु में 78% नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन हमारे सभी सजीवों को चाहिए, हम तो डायरेक्ट ले लेते हैं। और देखिए, ये कहाँ से मिलती है? ये प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। देखिए, पौधे और जंतु जो होते हैं वो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको सीधे नहीं ले सकते। तो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु है, मैंने बताया था अभी आपको, राइजोबियम बैक्टीरिया, जीवाणु को बैक्टीरिया ही तो बोलते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो मिट्टी में होता है और बहुत से जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, उसको उसके यौगिक में बदल देते हैं। और ये फिर क्या होता है? पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं और फिर इन्हीं पौधों को जंतु खा लेते हैं और इस तरह ये पौधों से जंतुओं में चला जाता है। ठीक है। देखिए, बहुत से पौधे और जंतु की जब मृत्यु हो जाती है, जैसे पौधे टूटकर गिर गए और बहुत से जंतु जो मर जाते हैं, वो क्या करते हैं? फिर जो मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु और कवक होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, वो उस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को फिर से नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं, जो उस पौधों और मरे हुए जीव जंतुओं के अंदर है। वो फिर से क्या करेंगे? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से उसको नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं और पौधे उनको क्या करते हैं? पुनः उनसे फिर उपयोग कर लेते हैं, किसका? नाइट्रोजन के यौगिक का। देखिए, कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजनी यौगिक, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, उनको नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं, ना कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में नहीं, नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन में बदलते हैं। तो ऐसे आपके क्या होता है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो हमेशा ज़्यादातर समान स्थिर ही रहती है। क्यों? कि जितनी नाइट्रोजन लेते हैं उतनी ही नाइट्रोजन क्या होती है? वापस चली जाती है आपकी वायुमंडल में। इसलिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग हमेशा स्थिर होती है। देखिए, इस डायग्राम से हम नाइट्रोजन का चक्र समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। ये यहाँ से हमारी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, जीवाणु, बैक्टीरिया और जो एल्गी हैं उन्होंने उसका स्थिरीकरण करा और फिर जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रोजन के कंपाउंड में परिवर्तित हो गई और मिट्टी में उपस्थित हो जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन के यौगिक, और ये जो मिट्टी में जब नाइट्रोजन की यौगिक आ जाते हैं तो इनको कौन लेते हैं?
होते हैं, पौधे लेते हैं, पौधे इनका अवशोषण करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड को, और फिर इन्हीं पौधों को जंतु खाते हैं, जंतुओं द्वारा पौधों का खाना। और फिर क्या करता है, जो उत्सर्जन और जीव जब मर जाते हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन का अपशिष्ट होता है वो फिर से किस में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार जो मिट्टी में नाइट्रोजन थी वापस मिट्टी में आ गई। पहले पौधों ने लिया, पौधों से जंतुओं ने लिया, फिर बाद में जब वो मर गए फिर से उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। और अब जो ये मिट्टी में नाइट्रोजन है तो बहुत से जीवाणु इसके अंदर, बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इस नाइट्रोजन के यौगिक को फिर से किस में बदल देते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो देखा जिस तरह से प्रोसेस शुरू हुआ उसी तरह से ख़त्म हो गया। जैसे कुछ बैक्टीरिया ने इसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदला, ऐसे ही कुछ नाइट्रोजन के यौगिक ने इसको नाइट्रोजन में बदल दिया। पौधों ने इसको लिया, जंतुओं ने भी इसको लिया, और फिर बाद में जब वो मर गए तो दोबारा से मिट्टी में आ गए, और मिट्टी से फिर वो वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल गई। याद रखिए जो तंडित होती है, जो लाइटनिंग होती है, वो भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करती है और मिट्टी को नाइट्रोजन प्राप्त करती है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।